अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आपका बेहद स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाऊंगी कहावत से जुड़ी एक और कहानी, जिसका नाम है शीजियांग नहर पर थानहुआ की कहानी। इसे चीनी भाषा में शीजियांग थानहुआ कहा जाता है। इसमें शीजियांग प्राचीन काल में थांग राजवंश की राजधानी चांगआन यानी आज उत्तर पश्चिम चीन के शांसी प्रांत की राजधानी शीयान में एक नगर का नाम है, जो शीयान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। थांग राजवंश में मशहूर शाही उद्यान इसी जगह पर निर्मित हुआ था। शीजियांग के भीतर शीजियांग तालाब, बड़ा जंगली हंस पगोड़ा जो महाचियान मठ में स्थित है, और महाथांग हिबिस्कस उद्यान आदि दर्शनीय स्थल और प्राचीन अवशेष सुरक्षित हैं। थानहुआ तत्कालीन समय में राष्ट्रीय परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले के लिए सम्मान में एक विशेष शब्द है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को विस्तार में। ईस्वी 7वीं शताब्दी के सुई राजवंश में चीन के सम्राट ने देश के प्रशासन के लिए प्रतिभाओं के चुनाव की परीक्षा व्यवस्था यानी खची व्यवस्था की शुरुआत की। इस व्यवस्था के तहत विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं से प्रतिभाशाली लोगों का चुनाव किया जाता था और आगे उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। सुई राजवंश के बाद थांग राजवंश यानी वर्ष 618 से वर्ष 907 तक के समय में इस परीक्षा व्यवस्था का बहुत विकास किया गया। साधारण पढ़े लिखे लोगों को भी अधिकारियों की भांति विभिन्न स्तरीय परीक्षाओं में दाखिला होने की अनुमति दी गई और परीक्षा में पास होने पर उन्हें अधिकारी नियुक्त किया गया। चीन के थांग राजवंश में अधिकारी परीक्षा नीचे से लेकर ऊपर तक कुल 3 स्तरों की होती थी, जिनके नाम क्रमशः शिया छान, चुरन और चीन श थे। नीचे से ऊपर तक की तीनों स्तरों की परीक्षाओं में पास होने के बाद जो श्रेष्ठ होते थे, उन्हें अंत में सम्राट के सम्मुख परीक्षा के लिए पेश किया जाता था। इसके उपरांत परीक्षा पास करने वालों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। परीक्षा के ऊपरी स्तर यानी चिन श की उपाधि पाना सबसे बुद्धिजीवियों की अभिलाषा थी, क्योंकि इस स्तर की परीक्षा पास करने के बाद अच्छे पद के अधिकारी बन सकते थे। लेकिन यह एक कठोर परीक्षा भी होती थी। कुछ लोग जिंदगी भर कोशिश करने के बाद भी परीक्षा पास नहीं कर पाते थे। सम्राट के सम्मुख परीक्षा लेने के बाद सम्राट खुद सबसे 3 श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों को चुनता था। पहला स्थान पाने वाले को चांग यान कहा जाता था, जबकि दूसरा स्थान पाने वाले को पांग यान कहा जाता था और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को थानहुआ कहा जाता था। थांग राजवंश की चिनश स्तरीय परीक्षा राजधानी चांगआन नगर में होती थी, जो हर साल के पहले महीने में शुरू होती थी और दूसरे महीने में परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाते थे। उस वक्त चीन में वसंत ऋतु होती थी। सम्राट परीक्षा में पास हुए लोगों के सम्मान में शीजियांग उद्यान में शानदार दावत देता था। शीजियांग नहर चांगआन शहर के दक्षिण पूर्व भाग में बहती थी। नहर उद्यान के अंदर आकर घुमावदार तालाब के रूप में बहने लगी। उद्यान के पास सुंदर फूलों की क्यारियां थी। मशहूर चियान मठ, बड़ा जंगली हंस पगोड़ा और छोटा जंगली हंस पगोड़ा आसपास खड़े हुए थे। सम्राट, राज्य के मंत्री और कुलीन लोग अक्सर यहाँ घूमने आते थे। बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी और कवि भी शीजियांग उद्यान में मदिरा पीने तथा कविता लिखने आते थे। सम्राट की दावत में घुमावदार नहर के पानी पर मदिरा का प्याला रखा जाता था, जो पानी के प्रवाह के साथ आगे बहता था। मदिरा का प्याला जिस किसी चिंश के पास रुका तो उस चिंश को मदिरा पीने के बाद एक कविता बनानी होती थी,
दावत के दौरान दो युवा और खूबसूरत चिंश फूलों की क्यारियों से फूल तोड़कर लाते थे और सभी चिंश की टोपी पर लगा देते थे। इस तरह यह गतिविधि थानख्वा की दावत कहलाती थी। चीनी भाषा में थानख्वा का अर्थ है फूल चुनना। वे दोनों युवा चिंश फूल का दूत कहे जाते थे। तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग में थानख्वा की दावत एक असाधारण सम्मानजनक कार्यवाही समझी जाती थी। एक साल शिनचांग उद्यान की यह दावत समाप्त होने के बाद नवनिर्वाचित चिंश शियन मठ में सैर करने आए। बड़े जंगली हंस पगोड़ा के पास आने पर एक चिंश को बड़ा उत्साह आया और उसने अपना नाम पगोड़े की भित्ति पर खोदकर लिख दिया। इससे सीखते हुए बाद के सभी चिंश की थानख्वा दावत के बाद शियन मठ के बड़े जंगली हंस पगोड़े के स्तंभ पर अपना अपना नाम खोदकर लिखते थे। जो चिंश आगे मंत्री या उच्च पदाधिकारी बनते थे, उनके नाम लाल रंग से दोबारा लिखे जाते थे। थांग राजवंश में बुद्धिजीवी लोग शिजियांग के थानख्वा दावत और बड़े जंगली हंस पगोड़े पर अपना नाम लिखना एक असाधारण गौरव समझते थे। थांग राजवंश के महान कवि पाई चुई अन्य 16 प्रतिभाओं के साथ परीक्षा में खरे उतरकर चिंश चुने गए। 17 लोगों में वह सबसे जवान थे और 27 साल के थे। उन्होंने अपनी एक कविता में बड़े गर्व के साथ अपना मनोभाव व्यक्त किया। शियन मठ के पगोड़े पर नाम लिखे हुए हैं। 17 व्यक्तियों में उम्र सबसे छोटी ही है मेरी। आज के उत्तर पश्चिम चीन के शांसी प्रांत की राजधानी शियान शहर में सुरक्षित बड़े जंगली हंस पगोड़े की भित्ति पर भी प्राचीन चिंश के नाम लिखे देखे जा सकते हैं। थांग राजवंश में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा व्यवस्था लागू होती थी, उसने साधारण बुद्धिजीवियों को राज्य के प्रशासन के काम में भाग लेने का मौका प्रदान किया था और तत्कालीन राजवंश का प्रशासन स्तर उन्नत किया था। लेकिन सामंती राजवंशों के उत्थान पतन के साथ साथ यह परीक्षा व्यवस्था भी पतित और भ्रष्ट हो गई और वह रूढ़िवादी व्यवस्था बन गई, जिसका सामाजिक विकास पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा था। चीन के अंतिम सामंती राजवंश यानी छिंग राजवंश वर्ष 644 से वर्ष 1912 तक के पतन के साथ यह व्यवस्था भी रद्द कर दी गई थी। तो श्रोता दोस्तों, अभी आपने शिजियांग नहर पर थानख्वा के बारे में एक कहानी सुनी। इसे चीनी भाषा में शिजियांग थानख्वा कहा जाता है। इस कहानी में आपको शिजियांग नगर में महाशियन मठ और इसमें बड़े जंगली हंस पगोड़ा के बारे में कुछ सुनाया गया था। महाशियन मठ चीनी भाषा में ताचियन कहलाता है। इसमें ता का अर्थ बड़ा है और शियन का अर्थ है मातृ प्रेम, जबकि स का अर्थ है मठ या मंदिर। महाशियन मठ में बड़ा जंगली हंस पगोड़ा खड़ा हुआ था। चीनी भाषा में इसे तायान था कहा जाता है। इसमें ता का अर्थ बड़ा है, यान का अर्थ है जंगली हंस और था का अर्थ है पगोड़ा। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार महाशियन मंदिर का निर्माण वर्ष 648 में हुआ। इस तरह यह लगभग 1300 वर्ष पुराना है। महाशियन मठ चीन के सुई राजवंश में वुलो मंदिर कहलाता था। थांग राजवंशी राजा लीचर ने युवराज बनने पर अपनी मां की याद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस तरह इसे शियन यानी मातृ प्रेम कहा जाने लगा। चीन और भारत में दोनों लोकप्रिय रहे महाचार्य हुएनसांग और महान शियन मठ के बीच गहरे संबंध मौजूद थे। महाचार्य हुएनसांग का जन्म वर्ष 600 में चीन के सुई राजवंश के दौरान
हेनान प्रांत में हुआ। स्वे राजवंश का शासनकाल 581 से 618 ईस्वी पूर्व के बाद तक रहा। इसके बाद थांग राजवंश आया। कहा जाता है कि महाचार्य ह्वेनसांग को जन्म देते समय उनकी मां ने सपने में सफेद कपड़े पहने एक आचार्य के दर्शन किए। आचार्य मां से विदा लेने लगे तो मां ने उससे कहा, तुम तो मेरे पुत्र हो, यहाँ से कहाँ जाओगे? इस पर आचार्य ने कहा, मैं बौद्ध ग्रंथों की खोज में पश्चिम की ओर जाऊंगा। महाचार्य ह्वेनसांग ने बचपन से ही अपनी विलक्षण बुद्धि का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। कोई भी पुस्तक एक बार पढ़ने के बाद उन्हें याद हो जाती थी। 13 वर्ष की उम्र में वे भिक्षु बने और 27 वर्ष की उम्र में उन्हें 3 बौद्ध ग्रंथ कंठस्थ हो चुके थे। इसलिए लोग उन्हें थानसन चांग यानी 3 बौद्ध ग्रंथों का आचार्य कहकर बुलाते थे। थांग राजवंश के पहले राजा काओ सू के शासनकाल में वर्ष 618 में ह्वेनसांग अपने जन्म स्थान हेनान से राज्य की तत्कालीन राजधानी चांगआन आ गए, जहां उनकी मुलाकात भारत से आए एक आचार्य से हुई। इस भारतीय आचार्य से उन्होंने भारतीय बौद्ध मत की और ज्यादा जानकारी हासिल की। इसके बाद उनके मन में बौद्ध मत के जन्म स्थान भारत के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। महाचार्य ह्वेनसांग नव स्थापित थांग राजवंश की सरकार से भारत की यात्रा की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग को सरकार की पुष्टि नहीं मिली। बाद में ह्वेनसांग थांग राजवंश की अनुमति के बिना ही अकेले पश्चिम की यात्रा पर चल निकले। 3 सालों की लंबी और मुश्किल पद यात्रा के बाद वे भारत के नालंदा शहर पहुंचे, जो तब बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल था। भारत में लगभग 17 साल के अध्ययन के बाद महाचार्य ह्वेनसांग 657 भारतीय बौद्ध ग्रंथों के साथ चीन वापस लौटे। स्वदेश लौटे महाचार्य ह्वेनसांग का तत्कालीन राजा थांगथाई सोंग ने शानदार स्वागत किया। राजा ने महाचार्य को महाछियन मठ का पहला मठाधीश नियुक्त किया और मठ में उसके लिए एक विशेष पगोड़े का निर्माण करवाया। यही आज का बड़ा जंगली हंस पगोड़ा कहलाता है। बड़ा हंस पगोड़ा वर्ष 625 में पश्चिमी चीन के बौद्ध पगोड़ा शैली के अनुरूप निर्मित हुआ। वास्तव में जंगली हंस पगोड़े का निर्माण मुख्य तौर पर महाचार्य ह्वेनसांग द्वारा भारत से लाए गए बौद्ध ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। पगोड़े की ऊंचाई 64.7 मीटर है और रूप बहुत सादा है, फिर भी यह दिखने में विशाल लगता है। यह तत्कालीन एशिया का सबसे ऊंचा और बेहद मशहूर वास्तु था। काष्ठ और मिट्टी मिश्रित यह पगोड़ा प्राचीन थांग राजवंश की राजधानी चांगआन का प्रतीक माना जाता रहा है और आज के शियान शहर का भी प्रतीक बना है। बड़े जंगली हंस के बारे में यह कहानी भी प्रचलित है। किंवदंती है कि महाचार्य ह्वेनसांग को भारत की यात्रा के दौरान रेगिस्तान पार करना पड़ा। रेगिस्तान में चलते समय उन्हें बेहद प्यास लगी, लेकिन उनके पास पानी खत्म हो गया था। रेगिस्तान में कहाँ पानी मिलता? आचार्य ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध का नाम लिया तो उनकी प्रार्थना के जवाब में अचानक आकाश में एक जंगली हंस का दल उड़ता आया और उसने गाते हुए महाचार्य से आगे की ओर बढ़ने को कहा। महाचार्य जंगली हंसों के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक तालाब मिला। इसके बाद जंगली हंस गाते हुए दूर उड़ गए। यहाँ अपनी प्यास बुझाकर महाचार्य भारत की राह पर फिर चल पड़े। इस वजह से ह्वेनसांग के स्वदेश लौटने के बाद जब महाछियन मठ में एक पगोड़ा स्थापित किया गया, तो महाचार्य ने रेगिस्तान में मिले जंगली हंसों की स्मृति में इसे जंगली हंस पगोड़ा नाम दिया और स्वयं 11 साल तक उसमें रहकर भारत से साथ लाए 600 से ज्यादा बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। 有上说都是绚丽的斑斓，回忆寻找人生处，前尘事都如同若隐般隐现沉淀的时光，心流质问，让我珍藏从 तो दोस्तों, आज
आज का चीनी कहानी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज आपने सुनी शुएचांग नगर थानहुआ के बारे में कहानी और शुएचांग नगर में स्थित महाचियान मठ में बड़ा जंगली हंस पगोड़ा और थांग राजवंश में महाचार्य हुएनसांग की कहानी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। तो दोस्तों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय।